sampling and audit procedure. Traditional approach to an audit इज़ इकोनॉमिकली वेस्टफुल। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है वो इकोनॉमिकली वेस्टफुल होता है, क्योंकि सारे एफर्ट्स जो होते हैं वो लग जाते हैं डायरेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए सारे ट्रांजेक्शंस विदाउट एनी एक्सेप्शंस। मतलब कोई भी एक्सेप्शंस छोड़ा नहीं जाता, सारे ट्रांजेक्शंस को चेक किया जाता है। ये क्या करता है, मोर एम्फेसाइज करता है रूटीन चेकिंग के ऊपर। ये ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जब शिफ्ट किया जाता है फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स पे, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब जो अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से उसको शिफ्ट किया जाता है फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स पे, तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो रूटीन्स एरर्स एंड जो फ्रॉड्स होते हैं वो ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाएंगे। जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो डिज़ाइन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि वेरी पर्पस, मतलब उसका पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना फ्रॉड्स एंड एरर्स को। दस जो ऑडिटर है वो फाइंड करता है एक्सटेंसिव रूटीन चेकिंग एज नथिंग मोर देन द रिचुअल्स। एक्सटेंसिव रूटीन चेकिंग जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ रिचुअल्स है। बिकॉज क्योंकि वो सेल्डम करता है रिवील्स एनीथिंग मटीरियल, मतलब छुपा देता है, कुछ भी मटीरियल चीज़ होती है वो बाहर नहीं ला पाता, वो रिवील नहीं कर पाता। नाउ जो अप्रोच होता है टू द ऑडिट एंड द एक्सटेंट ऑफ द चेकिंग आर अंडरगोइंग अ प्रोग्रेसिव चेंज। मतलब जो अप्रोच होता है ऑडिट का एंड जो एक्सटेंसिव चेकिंग है वो प्रोग्रेसिवली चेंज हो गया है। फेवर किया जाता है यहाँ पर, ज़्यादा अटेंशंस दिया जाता है क्वेश्चंस के ऊपर के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, कंट्रोल्स कैसे हैं जो कर्टेल करेंगे, जो कर्टेल करेंगे नॉन कंसिक्वेंट रूटीन चेकिंग्स को। बाय द रूटीन चेकिंग्स वी ट्रेडिशनल थिंक, मतलब जब रूटीन चेकिंग होता है तो हमको ये सोच आती है कि एक्सटेंसिव चेकिंग होगा एंड वाउचिंग होगा सारी एंट्रीज का। डिसरिगार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मटीरियलिटी, और मटीरियलिटी का यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता। जो एक्सटेंट होता है चेकिंग का वो अंडरटेक किया जाता है, कैसे ऑडिटर अपना जजमेंट लगा के करता है। देर इज़ नथिंग स्टेचुटरीली स्टेटेड एनीवेयर, यहाँ लॉ के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जो वर्क है, व्हाट वर्क इज़ टू बी डन, कि कौन सा वर्क करना है, कितना उसको करना है, कितने एक्सटेंट तक करना है, कैसे करना है। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी भी नहीं है ऑडिटर के लिए कि वो अडॉप्ट करेगा सैम्पलिंग टेक्निक्स को। व्हाट ही इज़ टू डू, उसका काम क्या है कि वो एक्सप्रेस करे उसका ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एंड बिकम बाउंड, और वो उससे बंधा हुआ है। एंश्योर किया जाता है गुड एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्क, यानी अच्छा और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क देना है। ही शुड अडॉप्ट, वो अडॉप्ट करेगा स्टैंडर्ड्स को एंड टेक्निक्स को, जो लीड करेगा इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल ओपिनियन, मतलब इससे इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल ओपिनियन वो निकाल के देगा, बना के देगा। ऑन कंसिडरेशंस ऑफ द फैक्ट, इसको कंसिडर करते हुए जो इंटरेस्ट होता है ऑडिटर का कि डिसाइड करना है फॉर्म्स उसका ओपिनियन, मतलब कैसे वो उसका ओपिनियन बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ चेकिंग, मतलब चेकिंग से चेकिंग कैसे करेगा वो सैम्पलिंग के बेसिस पे। ही शुड अडॉप्ट द स्टैंडर्ड्स, उसको स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा एंड टेक्निक्स जो भी वाइडली फॉलोड की गई है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड हैव रिकॉग्नाइज द बेसिस, और इसकी मदद से वो अपना बेसिस बनाएगा ओपिनियन का। सिंस जो स्टेटिस्टिकल थियरी होता है सैम्पलिंग का वो बेस्ड करता है साइंटिफिक लॉ के ऊपर, तो वो रिलाइट किया जाता है ज़्यादा कोई भी अदर आर्बिटरी टेक्निक्स से, जिसके अंदर आर्बिटरी टेक्निक्स तो क्या होती है, लैक कर जाती है बेसिस ऑफ दी एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब आर्बिटरी टेक्निक्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन सैम्पलिंग जो होता है वो साइंटिफिक लॉ है। स्टेटिस्टिकल थियरी ऑफ सैम्पलिंग जो है वो बेस्ड करता है साइंटिफिक लॉ पे, तो उसके ऊपर रिलाइट किया जाता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द आर्बिटरी टेक्निक से। ये एनेबल कर देगा ऑडिटर को कंक्लूज़न को बनाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उसका ओपिनियन, कोई भी
विदाउट हैविंग टू चेक ऑल द आइटम्स, सारी आइटम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है। मीनिंग ऑफ द ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग रेफर करता है एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन द पॉपुलेशन है, मतलब 100% का पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ चीज़ें चेक करनी है। रिलेवेंट अंडर द ऑडिट, जो कि रिलेवेंट होता है ऑडिट के लिए, सच दैट सारे सैम्पलिंग यूनिट्स, जो भी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं वो इक्वल क्या है, सारे जो भी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उनका इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्शंस के लिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सैम्पल्स के अंदर एक ही चीज़ें सिलेक्ट हो रही है, सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए। दिस इज़ टू एंश्योर्स दैट, ये एंश्योर करता है कि जो आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटायर पॉपुलेशंस को, मतलब जो भी आइटम सिलेक्ट करे उससे एंटायर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब दर्शा रही है। विच एनेबल्स, जो एनेबल कर देगा ऑडिटर को ड्रॉ करने के लिए कंक्लूजन्स एंड एक्सप्रेस करने के लिए उसका ओपिनियन, जो बेस्ड करेगा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को। अभी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटर के? जब यूज किया जाता है ऑडिट सैम्पलिंग तो प्रोवाइड करना है रीजनेबल बेसिस, ताकि ऑडिटर ड्रॉ कर पाए उसका कंक्लूजन्स के जो पॉपुलेशंस है पॉपुलेशंस के ऊपर वो अपना कंक्लूजन्स दे पाए, फ्रॉम विच जहाँ से सैम्पल सिलेक्ट किए गए हैं। स्कोप जो होता है ऐसे 530 ऐसे 530 बिकम एप्लीकेबल, ऐसे 530 एप्लीकेबल होता है जब ऑडिटर डिसाइड करता है यूज़ करने के लिए ऑडिट सैम्पलिंग, परफॉर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स, जो स्टैंडर्ड्स होता है वो डील करते हैं ऑडिटर के कैसे ऑडिटर यूज़ करेगा स्टेटिस्टिकल से नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जब डिज़ाइन किया जाता है एंड सिलेक्ट किया जाता है। ऑडिट सैम्पलिंग परफॉर्म किया जाता है, टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ द डिटेल्स एंड इवेल्यूएट किया जाता है रिजल्ट सैम्पलिंग से जो भी निकला है वो। ऐसे 500 जो है वो ऑडिट एविडेंस है, वो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स, ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे वो ड्रॉ कर पाए रीजनेबल कंक्लूजन्स, जिसके बेसिस पर ऑडिट ओपिनियन वो दे पाएगा। ऐसे 500 भी लेट डाउन करता है, मतलब कि ये अवेलेबल होता है टू दी ऑडिटर सिलेक्ट करने के लिए आइटम्स टेस्टिंग के लिए। अदर वन ऑफ दोज ऑडिट सैम्पलिंग, उसमें से एक क्या है? ऑडिट सैम्पलिंग है। हैंस जो ऐसे 530 है वो कम्प्लीमेंट्री है। ऐसे 500 का पॉपुलेशंस क्या होता है? पॉपुलेशन रेफर करता है एंटायर सेट ऑफ द डेटा, मतलब पूरा डेटा फ्रॉम विच, जिसमें से सैम्पल सिलेक्ट किया जाता है, एंड अबाउट विच ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ द कंक्लूजन, एंड जिससे ऑडिटर अपना कंक्लूजन बनाता है। ऑडिटर शुड सिलेक्ट द सैम्पल आइटम्स, ऑडिटर सिलेक्ट करता है सैम्पल आइटम्स उस तरीके से ताकि जो सैम्पल है वो एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशंस को। जो रिक्वायर्ड है दिस रिक्वायर्ड, इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड होता है? सारे आइटम्स इन द पॉपुलेशंस को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, मतलब सारे आइटम्स जो भी है पॉपुलेशंस के उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सिलेक्शंस के लिए, सैम्पल्स के अंदर वो आने चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस क्या होता है? अप्रोप्रिएटनेस क्या होता है? ऑडिटर को ज़रूरत होती है डिटरमाइन करने के लिए पॉपुलेशंस फ्रॉम विच द सैम्पल इज़ ड्रॉन, मतलब ऑडिटर को ज़रूरत है कि वो डिटरमाइन करे कौन सी पॉपुलेशंस में से सैम्पल निकालना है जो कि अप्रोप्रिएट रहेगा उसके स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है पॉपुलेशंस जहाँ से सैम्पल्स जो है वो निकाला जा रहा है जो कि रिलेवेंट होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए अंडर द ऑडिट, क्योंकि जो सैम्पल्स है वो ड्रॉन किया जा रहा है क्योंकि जो सैम्पल्स है वो ड्रॉन किया जा रहा है, ऑडिट प्रोसीजर्स भी अप्लाइड की जा रही है सैम्पल्स के ऊपर, एंड कंक्लूजन्स जो है वो भी प्रोजेक्ट किया जाता है कि कैसा पॉपुलेशंस होगा सैम्पल के बेसिस के ऊपर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है ऑडिटर के लिए इंश्योर करना कि जो पॉपुलेशंस है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अप्रोप्रिएट होनी चाहिए किससे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स से, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंसिडरेशंस ऑफ द डायरेक्शंस टेस्टिंग से, कैसे डायरेक्शन किया जाएगा, कैसे डायरेक्ट किया जाएगा कि कितना चेकिंग करना है, टेस्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव्स है जहाँ पर वो
टेस्ट करना चाहता है ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स के जो अकाउंट रिसीवेबल है क्या वो ओवर स्टेटस है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव है उसको ये चेक करना है तो पॉपुलेशंस क्या हो सकती है इसके अंदर। तो पॉपुलेशन डिफाइन की जाती है एज एन अकाउंट रिसीवेबल लिस्टिंग, मतलब पूरा अकाउंट रिसीवेबल्स का लिस्ट जो है उससे ये आप हम चेक कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड, अगर अदर एंड के ऊपर देखा जाए तो अगर टेस्टिंग जो है वो अंडरस्टेटेड, अगर टेस्ट करना है कि अंडरस्टेट है कोई भी अकाउंट पेएबल, तो पॉपुलेशंस क्या होगी, तो पॉपुलेशंस अकाउंट पेएबल लिस्टिंग नहीं हो सकती। इसके अंदर क्या होगा, सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट देखा जाएगा, अनपेड इन्वॉइसेस देखा जाएगा, सप्लायर्स का स्टेटमेंट्स देखे जाएंगे, अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट्स देखा जाएगा, या तो अदर पॉपुलेशंस जो प्रोवाइड करे एविडेंस, ऑडिट एविडेंस अंडरस्टैंड करने के लिए अकाउंट्स पेएबल को। कंप्लीटनेस देखेंगे तो पॉपुलेशंस के अंदर ज़रूरी होता है कि पॉपुलेशंस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब कि ऑडिटर का इंटेंट होना चाहिए यूज़ करने के लिए सैम्पल्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स अबाउट वेदर कंट्रोल एक्टिविटीज़ इज़ ऑपरेटेड इफेक्टिवली, कि क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है वो क्या ऑपरेट कर रही है इफेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। जो पॉपुलेशंस है उसके अंदर ज़रूर होता है कि उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए सारे रिलेवेंट एलिमेंट्स, मतलब पॉपुलेशन के अंदर जितने भी ज़रूरी आइटम्स है रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी आनी चाहिए। दैट इज़ सारे एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म किए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ द रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए गए हैं रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स के लिए वो सारे इसके अंदर आने चाहिए थ्रू द एंटायर पीरियड, मतलब पूरे पीरियड के थ्रू आउट द एंटायर पीरियड। अगर पॉपुलेशन कंप्लीट है सारे रेस्पेक्ट के अंदर तो कंक्लूजन जो भी ड्रॉन किया जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पे वो भी रीजनेबल होगा। रिलायबिलिटीज़ क्या होती है, जब परफॉर्म किया जाता है ऑडिट सैम्पलिंग तो ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स इंश्योर करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जो इन्फॉर्मेशन है अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग इज़ परफॉर्म, जो इन्फॉर्मेशन है जिससे ऑडिट सैम्पलिंग परफॉर्म किया गया है मतलब निकाला गया है वो सफिशिएंटली कंप्लीट है, एक्यूरेट है। ऑडिटर ऑब्टेन करता है एविडेंस रिलायबिलिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशंस का। अगर पॉपुलेशंस रिलायबल नहीं है सारे रेस्पेक्ट ऑफ द सारे विथ रेस्पेक्ट टू द एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए एंड सोर्स को ध्यान में रखते हुए, तो जो सैंपल ड्रॉन किया जाएगा वो भी रिलेवेंट नहीं होगा फॉर स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। सैम्पलिंग यूनिट क्या है, तो इंडिविजुअल आइटम्स मेकअप द पॉपुलेशंस आर नोन एज सैंपल यूनिट्स, मतलब जो भी इंडिविजुअल आइटम्स जो निकाली जाती है पॉपुलेशंस में से उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स। द पॉपुलेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स। पॉपुलेशंस को डिवाइड किया जाता है सैम्पलिंग यूनिट्स के अंदर वैराइटीज ऑफ द वे के अंदर। इट इज़ अ सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन है पॉपुलेशंस में से जो कि यूज़ किया जाता है जब जो कि कैसे निकाला जाता है, एक्स्ट्रापोलेशंस को यूज़ करते हुए निकाला जाता है। एक्स्ट्रापोलेशंस किसके अंदर लगाया जाता है, पॉपुलेशंस के अंदर लगाया जाता है। ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाइड किया जाता है ऑन दिस यूनिट्स, ऑडिट प्रोसीजर इन यूनिट्स के ऊपर लगाया जाता है एंड जो कंक्लूजन्स है वो भी ड्रॉन किया जाता है इन्हीं से एज प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशंस। सिंपल वर्ड में बोले तो जो कंक्लूजन ड्रॉन किया जाता है सैंपल के लिए ऑन सैंपल, जो कंक्लूजन ड्रॉन किया जाता है सैंपल से वो क्या होता है, बिकम द कंक्लूजन, वही कंक्लूजन्स माना जाता है पॉपुलेशंस के लिए, मतलब जो भी सैंपल्स निकाला था उससे जो भी कंक्लूजन्स ड्रॉन किया जाता है वही पॉपुलेशंस के लिए भी माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऑडिटर ऑब्जेक्टिव्स होता है कि उसको टेस्ट करना है वैलिडिटी ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स, कि अकाउंट रिसीवेबल वैलिडेट है कि नहीं, तो जो सैम्पलिंग यूनिट्स होता है वो क्या डिफाइन करता है, कस्टमर बैलेंस, कस्टमर्स का बैलेंस देख लिया जाएगा या तो इंडिविजुअल कस्टमर्स का इन्वॉइसेस देख लिया जाएगा। द ऑडिटर डिफाइंड द सैम्पलिंग यूनिट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैंपल टू अचीव द पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर उसको क्या देखना पड़ेगा कि क्या देखना पड़ेगा इसको, ये एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैंपल्स है ना अचीव करने के लिए उसका पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। कंक्लूजन्स ऑन द पॉपुलेशंस भी बेस्ड किया जाएगा ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी अप्लाइड की गई है सैम्पलिंग यूनिट्स के लिए। सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्या सैंपल, जब भी
अप्रोच किया जाता है नॉन स्टेटिस्टिकल या तो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के लिए। व्हेन वॉट एवर कोई भी अप्रोच होता है, चाहे नॉन स्टेटिस्टिकल हो या तो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हो, तो सैम्पल्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए किसको, सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब कि क्लोजली सिमिलर होना चाहिए सारे पॉपुलेशन से। ऑल्दो नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम हो, लेकिन जो सैम्पल है वो लार्ज इनफली प्रोवाइड करना चाहिए स्टेटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट, यानी इससे मीनिंगफुल रिजल्ट निकलना चाहिए। सैम्पलिंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है कैसे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा के या टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा के। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या होता है, आइडेंटिफाइड करना है कितना डेविएशंस है एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स से, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर क्या है, आइडेंटिफाइड करना है कितना मिस स्टेटमेंट्स है। वहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डेविएशंस देखना है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स देखना है। अकाउंट बैलेंस के अंदर एंड द क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के अंदर है। अप्रोच टू द सैम्पलिंग, ऑडिटर सैम्पलिंग एनेबल्स कर देता है ऑडिटर को ऑब्टेन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ऑडिट एविडेंस अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म या तो असिस्ट इन फॉर्मिंग द कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशंस, यानी सैम्पल से पॉपुलेशंस का कंक्लूजन्स निकाला जा सकता है फ्रॉम विच, जहाँ से सैम्पल ड्रॉन किया गया है। ऑडिट पॉपुलेशंस कैन बी अप्लाइड, ऑडिट पॉपुलेशंस किसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है, यूजिंग क्या यूज़ करते हुए अप्लाइड किया जाता है, नॉन स्टेटिस्टिकल या तो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच से। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, अप्रोच है सैम्पलिंग का जहाँ पर रैंडम सिलेक्शंस ऑफ द सैम्पल यूनिट किया जाता है एंड यूज किया जाता है, या तो एंड यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी थियरी का इवेल्युएट करने के लिए सैम्पलिंग रिजल्ट। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, ये एक अप्रोच है सैम्पलिंग का जहाँ पर रैंडम सिलेक्शंस किया जाता है सैम्पल यूनिट्स का, यानी रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है सैम्पल यूनिट्स को एंड यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी थियरी, यानी प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है इवेल्युएट करने के लिए सैम्पल रिजल्ट। सैम्पल रिजल्ट के अंदर सैम्पल रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए प्रोबेबिलिटी थियरी लगाई जाती है। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है मेजरमेंट कि कैसे मेजर किया जाएगा सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को। सैम्पल जो होता है वो चूज़ किया जाता है अप्लाइड करने के लिए सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स। सैम्पल कैसे निकाला जाता है, सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स लगा के। सैम्पलिंग अप्रोच जो होता है वो उसके अंदर अबाउ फीचर्स नहीं होते जो कि कंसिडर किए जाते हैं नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर। एंड अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज़ द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम्स, यानी सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सिलेक्शन होता है किसका, सैम्पल आइटम्स का। यूज़ किया जाता है प्रोबेबल थियरी इवेल्युएट करने के लिए सैम्पल रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी थियरी लगाई जाती है सैम्पल रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए। ये जो भी बताए जा रहे हैं ये सब नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में नहीं होते फीचर्स। जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी थियरी, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है मेजरमेंट ऑफ द सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग ज़्यादा साइंटिफिक है। ऑडिट टेस्टिंग किया जाता है अगर थ्रू इट्स अप्रोच इज़ मोर साइंटिफिक, मतलब अगर ऑडिट टेस्टिंग किया जाता है किससे, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग से, तो वो ज़्यादा साइंटिफिक होता है देन टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट। यानी ऑडिटर्स ओन जजमेंट के अंदर क्या होता है, ऑडिटर अपना ओन जजमेंट लगाकर अगर टेस्ट करता है तो उससे ज़्यादा ये साइंटिफिक होता है स्टेटिस्टिकल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है मैथमेटिकल लॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज, जो कि वेरी करता है सर्कमस्टेंसेस के अंदर। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स जो होता है वो रीजनेबली वाइड एप्लीकेशंस होता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है जहाँ पर पॉपुलेशंस जो होता है वो टेस्ट किया जाता है कंसिडर करने के लिए लार्ज नंबर्स ऑफ द सिमिलर आइटम्स। जहाँ पर पॉपुलेशन कैसे टेस्ट किया जाता है, लार्ज नंबर्स ऑफ द सिमिलर आइटम्स, या तो मोर इन केस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो इन्वॉल्व करेंगे कंप्लायंस टेस्टिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स कंफर्मेशंस, पेरोल चेकिंग, वाउचिंग ऑफ इन्वॉइसेस एंड द पेटी कैश वाउचर्स। मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती है इसके अंदर।
देयर इज़ नो पर्सनल बायस, यानी यहाँ पर कोई भी पर्सनल का बायस नहीं होता, एक तरफा नहीं होता ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर बायस नहीं होता, नो पर्सनल बायस ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ द स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर ऑडिटर एक तरफा नहीं हो जाता। सिंस ये साइंटिफिक है, जो रिज़ल्ट होता है सैंपल का वो भी इवेल्यूएट किया जाता है एंड प्रोजेक्ट किया जाता है पूरे पॉपुलेशंस के लिए, जो कि ज़्यादा रिलायबल मैनर के अंदर होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स रिकमेंड किया जाता है ताकि ये अनबायस्ड हो एंड सैम्पल जो भी सिलेक्ट किया गया है वो नॉट प्रिजुडाइज्ड हो, मतलब हार्म नहीं करे। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर जब वेरीफाइड कर रहा है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो वो रियलाइज करता है कि जो परचेज ट्रांजेक्शन्स है पूरे साल के वो मोर देन 45,000 नंबर्स के अंदर है। देन इन सच अ केस, इस केस के अंदर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो हाईली रिकमेंड किया जाएगा ऑडिट प्रोग्राम्स के लिए। रैंडम सैम्पलिंग जो है ब्रैकेट के अंदर डिस्कस जो अबाउ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बोलते हैं, इज़ द मेथड यू डिसाइड टू चूज़ द सैम्पल इन सच सिचुएशंस। सॉरी, यहाँ पर क्या था, ट्रेडिशनल नहीं था, यहाँ पर क्या था, रैंडम सैम्पलिंग। जो रैंडम सैम्पलिंग होता है मतलब रैंडमली उठा लेना पॉपुलेशंस में से, वो क्या होता है, वो मेथड होती है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड होती है जिससे डिसाइड किया जाता है चूज़ करने के लिए कि कौन सा सैम्पल रहेगा इस सिचुएशंस के अंदर। नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है, अंडर दिस अप्रोच सैम्पल साइज़ एंड उसका कंपोजिशंस जो होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है किस बेसिस के ऊपर, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से सैम्पल निकालता है। दिस अप्रोच, ये अप्रोच जो होता है वो क्या है, कॉमन एप्लीकेशंस है मैनी ईयर्स, क्योंकि इसके अंदर सिंप्लिसिटी होती है ऑपरेशंस की। ट्रेडिशनली जो ऑडिटर होता है ऑन द बेसिस ऑफ इस पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिटरमाइन करता है कि क्या साइज़ होगी सैंपल की, एंड एक्सप्रेस भी करता है टर्म्स के अंदर, क्या नंबर्स ऑफ द पेजेस के, कितने नंबर्स ऑफ द पेजेस, या तो पर्सनल अकाउंट्स, परचेस या तो सेल्स लेजर्स को चेक करना है। फॉर एग्जांपल, मार्च, जून एंड सितंबर को सिलेक्ट किया गया है ईयर 1 के अंदर, एंड डिफरेंट मंथ के अंदर सिलेक्ट किया जाता है इन द नेक्स्ट ईयर। डिफरेंट मंथ सिलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट ईयर के अंदर, मतलब अभी क्या सिलेक्ट कर लिया, मार्च, जून और सितंबर सिलेक्ट कर लिया, अभी नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या दूसरे मंथ सिलेक्ट करे जाएंगे, मतलब हो सकता है अक्टूबर, दिसंबर वैसे सिलेक्ट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू आइटम्स। अगर आइटम्स के बेसिस पे देखें तो टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उनको सैम्पलिंग के अंदर ले लिया जाता है। एंड अटेम्प्ट्स वुड, यहाँ पर अटेम्प्ट क्या किया जाता है कि अवॉइड करना है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन ईयर, मतलब जो पहले सिलेक्ट हो गया उसको फिर से सिलेक्ट नहीं करना है आफ्टर द ईयर, मतलब यहाँ पर सैम्पलिंग्स के अंदर ईयर आफ्टर द ईयर्स जो पैटर्न्स होती है वो सिलेक्शंस की बदलते रहती है, तो एक का एक चीज़ वापस नहीं आ जाती। दैट इज़ वे ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल्स टू मेंटेन एन एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज, मतलब कौन सा सिलेक्शंस के लिए चुना जाएगा वो एक सरप्राइज़ रहता है। एज टू वॉट द ऑडिटर इज़ गोइंग टू चेक, मतलब ऑडिटर क्या चेक करेगा वो सरप्राइज रहता है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस है चेक करने के लिए लार्ज नंबर्स ऑफ द आइटम्स, मतलब लार्ज नंबर्स ऑफ द आइटम्स इसके अंदर चेक किए जाते हैं टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर क्लोज के अंदर, सो दैट जो एडिक्वेट कट ऑफ प्रोसीजर्स है वो भी डिटरमाइन की जाए, क्योंकि जो ईयर एंड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हाई रिस्क ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशंस वाले होते हैं। नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्रिटिसाइज करता है इस ग्राउंड को कि नाइदर द ऑब्जेक्टिव्स नॉन साइंटिफिक, नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो क्या है, वो ये बेस के ऊपर है कि वो साइंटिफिक भी नहीं है एंड वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अश्योर नहीं कर पाता नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि जो रिस्क होता है पर्सनल बायस्ड का सिलेक्शंस करने के लिए सैम्पल आइटम्स वो कैन नॉट बी एलिमिनेट, मतलब हो सकता है ऑडिटर पर्सनल बायस मतलब एक तरफा होकर सिलेक्ट करे सैम्पल्स को। द क्लोजनेस ऑफ द qualities projected by the sample result with that of the whole population cannot be measured,
यहाँ पर क्या बोला जाता है कि क्लोजनेस मतलब कितना सैंपल क्लोज है पॉपुलेशन से, वो भी हम लोग मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सैंपल है वो सिलेक्ट ही नहीं किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द मैथमेटिकल बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मैथमेटिकल बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स से सिलेक्ट नहीं किया गया सैंपल्स। हाउएवर लेकिन ये स्टेट किया जाता है कि जो ऑडिटर है वो उसके एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से ऑफ द क्लाइंट के बिजनेस का उसको एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है, तो वो इवेल्यूएट कर पाएगा एक्यूरेटली कि कौन सा सैंपल चूज़ किया जाए, फाइंड किया जाए एंड मेक द ऑडिट डिसीजन, और वो उससे ऑडिटर अपना डिसीजन कर पाएगा। एंड जो मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है सम केसेस के अंदर वो भी लग्जरी मानी जाती है विच द ऑडिटर कैन नॉट अफोर्ड, और वो ऑडिटर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मतलब एक्यूरेसी तो ऑडिटर ला नहीं पाएगा। दिस मेथड इज़ सिंपली टू ऑपरेट एंड द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी, और जो मैथमेटिकल प्रूफ होता है एक्यूरेसी का सम केसेस के अंदर वो लग्जरी होती है जो ऑडिटर अफोर्ड नहीं कर पाएगा जब वो अडॉप्ट करेगा क्या नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपल। जो मेथड होती है दिस मेथड, ये जो मेथड है इज़ सैम्पल टू ऑपरेट बट इज़ सिंपल टू ऑपरेट। ये जो मेथड है ये सिंपल है ऑपरेट करने के लिए, लेकिन समटाइम्स जो सैम्पल्स होते हैं वो ट्रू नहीं होते, मतलब वो गलत होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशंस को। मतलब जो भी सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं वो गलत होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशंस को, क्योंकि जो पर्सन्स की बायस्ड होती है एंड नो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सिलेक्शंस, यानी पर्सन्स जो होता है वो एक तरफा हो जाता है, मतलब ऑडिटर्स जो है वो हो सकता है एक तरफा हो जाए और सिलेक्ट करने के लिए सैंपल्स को, एंड ये साइंटिफिक भी नहीं है मेथड। सैम्पलिंग वर्सेस द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द ऑडिटिंग, एविडेंस अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ज़्यादातर सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो भी एविडेंस अवेलेबल होते हैं वो कंक्लूसिव नहीं होते। एंड ऑडिटर्स क्या करता है, ऑडिटर्स ऑलवेज कैलकुलेट करता है रिस्क को उसका ओपिनियन बनाने के लिए, इवन बाय अंडरस्टैंडिंग 100% चेकिंग। जब अगर वो 100% चेकिंग भी कर ले ट्रांजेक्शन्स की तो ऑडिटर डिराइव नहीं कर पाएगा एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शंस। स्टेट ऑफ uneasiness lead pragmatic auditors to adopt the statistical theory of sampling to derive the necessary satisfactions about the state of the affairs by checking only a part of the total population's entries। यानी ये easy हो जाता है ऑडिटर के लिए जब वो अडॉप्ट करता है स्टेटिस्टिकल थियरी ऑफ सैम्पलिंग्स, ताकि वो डिराइव कर पाए नेसेसरी सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको सेटिस्फेक्शंस आ जाए कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है यानी जो भी ट्रांजेक्शन है डे टू डे की वो चेक कर चुका है ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एंट्रीज। वो कैसे कर चुका है चेक, सिर्फ सैंपल लगा के वो चेक कर चुका है पूरी पॉपुलेशंस को, उससे उसको सेटिस्फाइड आ जाएगा, सैंपल्स की मदद से उसको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशंस कैसी होगी। ऑडिटर रियलाइज करता है कि दे कैन बी डिराइव्ड अ गुड सेटिस्फेक्शंस। अगर ऑडिटर को गुड सेटिस्फेक्शन होता है, अगर ऑडिटर रियलाइज़ करता है कि गुड सेटिस्फेक्शन है तब वो सेटिस्फाइड हो जाता है अगर वो अंडरस्टैंड करता है मच लेसर चेकिंग बाय अडॉप्टिंग ऑफ दिस टेक्निक्स इन द ऑडिट प्रोसेस। यानी ऑडिटर रियलाइज करता है कि वो डिराइव कर पाएगा गुड सेटिस्फेक्शन, अंडरस्टैंड कर पाएगा लेस चेकिंग करने से, जब वो अडॉप्ट कर रहा है इस टेक्निक्स को ऑडिट प्रोसेस के अंदर। इट इज़ मैथमेटिकल ट्रूथ, ये मैथमेटिकली की सच्चाई है, मतलब ये मैथमेटिकली ट्रू है कि जो सैंपल्स अगर पिक किए जाते हैं रैंडम बेसिस के ऊपर वो रिवील करता है फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब उसमें फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही हैं पॉपुलेशन के। बाय अडॉप्टिंग द सैम्पल टेक्निक्स, जब अडॉप्ट किया जाता है सैम्पल टेक्निक्स तो ऑडिटर चेक करता है सिर्फ पार्ट होल मैस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स का, मतलब पूरे पॉपुलेशन को नहीं चेक करता, वो सिर्फ एक पार्ट को ही चेक करता है। दिस सेटिस्फैक्शन यूज टू डिराइव अर्लियर, मतलब उससे ऑडिटर सेटिस्फाइड हो जाता है। बाय चेकिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स कैन बी डिराइव्ड बाय सैम्पल चेकिंग प्रोवाइड ही कैन पुट द रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स।
मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स को चेक करके ही वो पॉपुलेशंस को पता कर पाता है कि पॉपुलेशन कितनी सही होगी। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या है कि इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करना पड़ेगा एंड चेक्स विद इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशंस। एंड जो चेक्स होते हैं मतलब मेकल चेकर का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर जो चेक किया जाता है, चेकर जो होता है उसके ऊपर भी क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो चेकर होता है उस पर भी रिलायंस करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटीज़ ऑफ द रिकॉर्ड्स। इन्हीं से हमको पता चलेगी कि कितने रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं। सैम्पलिंग जो होता है वो यूज़ किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। ऑडिटर चेक करता है थोड़े इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑपरेट करता है वो इफेक्टिवनेस के कितने इफेक्टिव हैं इंटरनल कंट्रोल। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन, जो भी वो कंक्लूजन डिराइव करता है वो डिज़ाइन करता है उसका सैम्पल साइज़ को फॉर द टेस्ट ऑफ द डिटेल्स, मतलब कितना फिर उसको चेक करना है वो उसी बेसिस पे वो डिराइव करता है उसके कंक्लूजन के बेसिस पे कि कितना इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। इफ़ इंटरनल कंट्रोल्स अगर सेटिस्फैक्टरी हो जाता है तो वो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करता है स्मॉलर सैम्पल्स, मतलब वो स्मॉलर सैम्पल फिर लेता है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है इंटरनल कंट्रोल से, एंड कैन गिव द ऑडिटर, और वो देता है मच स्मॉलर सैम्पल्स कैन बी गिवन द ऑडिटर नेसेसरी रिलायबिलिटीज़, मतलब छोटे ऑडिट एविडेंस से भी उसको सेटिस्फाइड हो जाता है वो रिलायबिलिटीज़ को लेकर कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो रिलायबल हैं। मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी हुए डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर तो वो स्मॉलर सैम्पल साइज से भी क्या हो जाएगा, रिलायबल रिज़ल्ट ऑब्टेन कर पाएगा। ऑन द अदर एंड अगर सर्टेन एरियाज़ के अंदर कंट्रोल्स जो हैं अगर वो लैक कर जाता है या तो प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट किए गए होते हैं तो ऑडिटर जो है वो ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज़ लेगा ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए रिज़ल्ट से। अनदर ट्रूथ क्या होता है सैम्पलिंग टेक्निक्स का, सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर शुड बी नोटेड, सैम्पलिंग टेक्निक्स जो होती है वो नोट की जाती है। इट कैन नेवर ब्रिंग कंप्लीट रिलायबिलिटी, यहाँ पर कंप्लीट रिलायबिलिटी नहीं मिलती। इट कैन नॉट गिव प्रीशियस एक्यूरेट रिजल्ट, प्रीशियस एक्यूरेट रिजल्ट भी, प्रिसाइज एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं मिलता, सॉरी प्रिसाइज एक्यूरेट रिजल्ट भी इसके अंदर नहीं मिलता। ये प्रोसेस जो होती है वो एस्टिमेशंस के ऊपर होती है, मतलब जो भी प्रोसेस की जाती है वो किसके ऊपर होती है, एस्टिमेशंस के ऊपर होती है। इट मे हैव सम एरर्स, इसके अंदर एरर्स भी होती है, एरर्स जो टॉलरेबल होती हैं फॉर पर्टिकुलर मैटर्स अंडर द एग्जामिनेशंस इज़ अ मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट इन द पर्टिकुलर केस, यानी कितना टॉलरेट करना है, मतलब कितना सहन करना है एरर्स को, वो ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर या इंडिविजुअल के जजमेंट के ऊपर बेस्ड करता है। एग्जांपल के तौर पर मिस्टर एक्स जो है वो कंसिडर कर रहा है दैट इन हीज़ एस्टिमेट्स ऑफ द स्टोर वैल्यूएशंस, यानी वो जब स्टोर का वैल्यूएशन कर रहा है तो वो क्या कंसिडर कर रहा है कि एरर्स हो सकती है 2% की, जो कि मे नॉट बी मटीरियल, जो कि मटीरियल नहीं है। ही ऑल्सो डिसाइड डैट नीड एटलीस्ट 98% रिलायबिलिटी, मतलब 98% की उसको रिलायबिलिटी है रिज़ल्ट से। वो पिक करता है रिक्विजिट नंबर्स ऑफ द आइटम्स ऑफ द स्टोर्स, मतलब वो कुछ आइटम्स उठाता है स्टोर्स में से फॉर रिलायबिलिटीज़ ऑफ द रिज़ल्ट का रिलायबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। जो रिक्विजिट नंबर्स होते हैं उसको रैंडम नंबर्स टेबल से मिलते हैं। जो रिक्विजिट नंबर्स होता है वो उसको कैसे मिलता है, रैंडम नंबर टेबल से मिलता है। जब क्वेश्चंस जो होता है रिलायबिलिटीज़ ऑफ द रिज़ल्ट का वो डायरेक्टली लिंक किससे करता है, रिलायबिलिटीज़ ऑफ द इंटरनल कंट्रोल से। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो वो कम सैम्पल साइज़ लेगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल्स ख़राब होंगे तो वो ज़्यादा सैम्पल साइज़ लेगा। एंड बुक्स एंड द रिकॉर्ड से जब व्हेन दिस आर सेटिस्फैक्टरी, अगर वो सेटिस्फैक्टरी है तो लेसर डिग्री ऑफ दी रिलायबिलिटीज़ ऑफ द सैम्पलिंग एस्टिमेशंस में बी सफिशिएंट। अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, डिसाइड करेगा हायर डिग्री ऑफ द रिलायबिलिटीज़ विच कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज सैम्पल साइज।